हेलो स्टूडेंट्स, एडवांस अकाउंट बैंकिंग चैप्टर पी एंड अकाउंट के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब मैं बताता हूं आपको बैलेंस शीट के क्वेश्चन, लेकिन फिर मैं कहूंगा बैलेंस शीट के आपके 12 शेड्यूल हैं, वो याद होना चाहिए। याद है ना? फर्स्ट नंबर कैपिटल, सेकंड रिजर्व सरप्लस, थर्ड डिपॉजिट्स। बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? दो चीज। बैंक दो ही काम सबसे ज्यादा करती है, एक तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट और दूसरा लोन एडवांसेस देती है और लेती है, दोनों काम। तो डिपॉजिट्स मेन शेड्यूल थर्ड नंबर। फोर्थ बोरोइंग्स, अगर बैंक भी दूसरे से बोरोइंग करती है तो फोर्थ में। फिफ्थ में अदर लायबिलिटीज। सिक्स्थ में कैश इन हैंड एंड बैलेंस विथ आरबीआई। फिर सेवंथ में बैलेंस विथ अदर बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। एट्थ में इन्वेस्टमेंट, नाइन्थ एडवांस से सब्सिडी, 10th फिक्स्ड असेट्स, 11th अदर असेट्स और 12th कंटिंजेंट लायबिलिटी। इन सब के मैंने आपको फॉर्मेट समझा दिए थे। एक बार फिर आप स्टडी मटेरियल में देख लें, डिटेल वाला भी देख लें, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। एक तो ये बैलेंस शीट का क्वेश्चन है जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है कहीं से कहीं तक, तो ये आपका होमवर्क होगा। कुछ नहीं करना है, बस फिल इन द ब्लैंक्स आपको एक शेड्यूल में लिखना है, कुछ नहीं करना। तो शेड्यूल की प्रैक्टिस हो जाएगी। शेड्यूल के लिए सर लाइन कितनी खींचे हैं तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन कितना बड़ा दिख ही रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, और एक ही शेड्यूल में तो सब आ नहीं जाएगा। इन हर एक शेड्यूल में आप 5-5 लाइन मान के चलो, ठीक है। एक पेज पे आपके 3 या 4 शेड्यूल तक आ सकते हैं ऐसे छोटे क्वेश्चन। तो आप एक साथ लाइन खींचेंगे फटाफट, एग्जाम में भी यही करना रहेगा। कैसे? तो एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। 8th नंबर, आर क्यू लिखो और आईएमपी लिखो। क्या लिखा हुआ है इसमें पूरा? प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ इंटरनेशनल बैंक एज एट 31st March गिविंग द रिलेवेंट शेड्यूल एंड आल्सो स्पेसिफाई एटलीस्ट 4 इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग पॉलिसीज। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में, अच्छा ट्रायल बैलेंस इससे बड़ा भी आ सकता है। इससे बड़ा कैसे हो सकता है? पीएनएल के आइटम भी दिए तो पीएनएल भी बनाना पड़ेगा और बैलेंस शीट भी, तो 16 एनेक्सर्स हो जाएंगे। बट एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, या तो पीएनएल का आएगा या बैलेंस शीट का आएगा। जैसे यहां देखो आप, शेयर कैपिटल, तो पहले आप मुझे बताते जाएं कि किस किस शेड्यूल में लिखेंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप सभी को याद होना चाहिए। बैलेंस शीट एज इट जो भी है लिखते हैं। मैंने अभी कहा शेड्यूल में 1, 2, 3, 4, 5 5 तो होते हैं किसके? लायबिलिटी के। 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये होते हैं असेट्स के। और 12th होता है आपका कंटिंजेंट लायबिलिटी का, कंटिंजेंट लायबिलिटी। और उसी के नीचे होता है बिल्स फॉर कलेक्शन। ये ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के बाद क्या आइटम है ये, इनके नाम अभी बताया मैंने आपको। तो आपको एक पेज तो हमेशा अपनी कॉपी का इसके लिए छोड़ देना है, 1 पेज। तो एग्जाम में भी बिल्कुल A4 साइज की आती है, आराम से सारा आ जाएगा। तो एक पेज में आ गया मेन सॉल्यूशन। अब इसके एनेक्स्चर तो जैसा अपने पीएनएल में किया था वैसे ही करो। अब यहाँ एनेक्स्चर ज्यादा है तो आप क्या करो, लाइन से अगले पेजेस पर 1, 2, 3, 4 5 लाइन छोड़ के, ज्यादा नहीं, 4-5 लाइन। अच्छा, आगे आप जो शेड्यूल बनाएंगे वो जो मॉड्यूल में दिए डिटेल, इतनी सारी कंटेंट नहीं लिखना है, पूरे नहीं छापना है। जितना क्वेश्चन आएगा उतना लिखेंगे, ठीक है। तो बताते जाना मुझे कौन कौन से किस शेड्यूल में आएगा। शेयर कैपिटल किसमें आएगा? 1 में। कितना लिखेंगे? तो बस इतना लिखेंगे। शेयर कैपिटल का शेड्यूल नंबर 1 कैपिटल में आपके पास कितने हैं? इक्विटी शेयर्स ऑफ 19,80,000 शेयर्स ऑफ so and so रुपीज। प्रेफरेंशियल होते तो वो भी लिख देते हैं। तो कितनी जगह लगी? 2 या 3 लाइन में हो गया कि नहीं? तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। आपको 3-4 लाइन से ज्यादा किसी में छोड़ने की जरूरत नहीं। एक बार पढ़ लेना फिर देख लेना, तो आइडिया हो जाएगा आपको, ठीक। स्टैट्यूटरी रिजर्व ये किस में आएगा? ये आएगा सेकंड नंबर में, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो सेकंड नंबर में आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा ये, ठीक है। अब मेरे पास जगह की कमी है, इस कारण से मैं इधर ये सारा मिटा देता हूं। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था आपको। तो शेड्यूल नंबर 1 कैपिटल का हो जाएगा आपका
ठीक है। शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस का हो जाएगा आपका। शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट्स का हो जाएगा आपका, डिपॉजिट्स। शेड्यूल नंबर 4 बोरिंग्स का हो जाएगा। शेड्यूल नंबर 5 अदर लायबिलिटीज का हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर कौन से होते हैं अदर लायबिलिटीज के बाद? 6 नंबर हो जाता है आपका, 6 नंबर हो जाता है कैश इन हैंड एंड बैलेंस विथ आरबीआई। 6 नंबर कैश इन हैंड एंड बैलेंस विथ आरबीआई। सेवंथ नंबर बैलेंस विथ अदर बैंक्स, बैलेंस विथ बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। और भी होते हैं पर जगह नहीं है, इस कारण से इतने बता पाऊंगा मैं आपको, ठीक है। बता दें तो शेयर कैपिटल आप यहां लिख दोगे, बस इतनी इंफॉर्मेशन होती नहीं। स्टैट्यूटरी रिजर्व कहां लिखेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस में 231। स्टैट्यूटरी रिजर्व 231 अंदर लिखेंगे इनर कॉलम में। इनर में क्यों सर? तो आप 234 ये, और ड्यूरिंग द ईयर भी तो बनाना होगा, और बना हुआ होगा तो फिर हम डायरेक्ट बाहर लिख देंगे। तो नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट जो दिया हुआ, पीएनएल बना रखा है इन्होंने, लेकिन पीएनएल के 4 पार्ट होते हैं ना, 13, 14, 15, 16 शेड्यूल, फिर उनका नेट प्रॉफिट, उसका एप्रोप्रिएशन होता है। तो इन्होंने बिफोर एप्रोप्रिएशन, यानी एप्रोप्रिएशन बाकी है भी, और एप्रोप्रिएशन में मिनिमम से मिनिमम एक एप्रोप्रिएशन जरूर होता है। 25% ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। इसका मतलब अभी रिजर्व में ट्रांसफर नहीं हुआ, ये तो ओपनिंग बैलेंस है, पुराना है। नया होता तो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन लिखते हैं ना। तो एक मुझे ये बनाना है। पीएनएल अकाउंट एक और दे रखा है, वो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ, इसका मतलब दोनों अलग अलग फिगर है। ऐसा भी नहीं मान सकते कि ये इसमें इंक्लूड है, यानी ये लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है। तो मुझे एक वर्किंग और करना रहेगी, मैं यहां लिख देता हूं, और वो वर्किंग होगी, मेरे वर्किंग नोट होगा एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में करंट ईयर्स नेट प्रॉफिट जो है आपका बिफोर एप्रोप्रिएशन है 150, और पीएनएल अकाउंट 412, यानी कैरी फॉरवर्ड, सॉरी ब्रॉट फॉरवर्ड नेट प्रॉफिट फ्रॉम लास्ट ईयर 412। टोटल मिला के आपके पास 562 था। याद करो पीएनएल अकाउंट का वो आखिरी पार्ट, तो उसमें हम एप्रोप्रिएशन करते थे। ये तो नेट प्रॉफिट वाला पार्ट होता था, ये तो होता पीएनएल वाला पार्ट, और फिर एप्रोप्रिएशन करते थे इसमें से। तो इसमें से 25% कहा जाता था स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट। तो करंट ईयर्स प्रॉफिट 150 का 25% यानी 37.5 जाएगा कहां पर? एसआर में। अब आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें ट्रायल बैलेंस है, और ट्रायल बैलेंस के बाद बैलेंस शीट बनाना है, मतलब एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट होंगे। एक बार आपने पीएनएल में से माइनस कर दिया है, और दूसरा कहां जाएगा? रिजर्व, यानी पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू एसआर। तो एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर, एडिशंस कितने हो जाएंगे? 37.5, इस तरीके से। और कोई रिजर्व में ट्रांसफर करने की बात कही गई है क्या? तो और कोई रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करने की गई। जब और कोई रिजर्व नहीं होता है तो बैलेंसिंग फिगर कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट। तो टोटल मिला के 562 था। 562 में से आपने 37.5 ट्रांसफर किया, बाकी बचा 524.5 ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कहा आएगा? ये रिजर्व एंड सरप्लस में ही तो आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के हेडिंग में, इस तरीके से, ठीक। ये पीएनएल ऐसा दिया था इसलिए ऐसा करना पड़ा, डायरेक्ट दिया तो डायरेक्ट लिख देना, बात ही खत्म हो जाती। तो लिखा था बिफोर एप्रोप्रिएशन इसलिए। फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट कितने हैं? डिपॉजिट्स आपके हैं 517 फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी।
517 डिपॉजिट्स में आएगी। सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, सारे डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट भी है, सेविंग डिपॉजिट कितना है 450 है, तो सेविंग यहां आ जाएगा। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में करंट डिपॉजिट ही होता है, करंट डिपॉजिट। अब करंट डिपॉजिट में देखो आप दो चीज दी, डेबिट भी और क्रेडिट भी, ऐसा कैसे हो सकता है? डेबिट मतलब तो हमें लेना है, असेट हुई हमारी, हम बैंक है, और क्रेडिट मतलब डिपॉजिट है, उनका पैसा हमारे पास है, लायबिलिटी। तो डिपॉजिट जनरली लायबिलिटी होता है क्योंकि उनका पैसा हमारे पास है। तो कुछ करंट अकाउंट में डिपॉजिट पड़ा हुआ है 520/12 का, इसका मतलब, और कुछ अकाउंट में डेबिट भी है। अच्छा, दोनों ट्रायल बैलेंस में अलग अलग फिगर है, इसका मतलब ये कोई इंक्लूड नहीं, दोनों अलग अलग फिगर है। तो इसका मतलब कुछ करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट होगा, इसलिए वो डेबिट आ गया, ओवरड्रॉन कर रखा होगा इसलिए वो डेबिट बैलेंस हो गया, तो एडवांसेस हो गया। और एडवांसेस हो गया तो शेड्यूल नंबर कहां जाएगा? 9th में। कहां लिखो इसको? 9th में लिखो। ओवरड्राफ्ट इन करंट अकाउंट 28 वहां लिखो। ठीक, ट्रायल बैलेंस के आइटम एक एक बार लिखते हैं, रूल अपनी जगह। तो ट्रायल बैलेंस में जब दोनों फिगर ऐसे दिए हो तो तरीका समझ में आया, एक को यहां लिखना डिपॉजिट में, एक को वहां लिखना। कभी कभी ऐसा करते हो ट्रायल बैलेंस में नेट फिगर देते हैं, तो अगर ये 520 को 28 माइनस करके नेट दिया होता तो नेट होता 492.12, ऐसा लिखा होता मान लो ट्रायल बैलेंस। और नीचे ये इंफॉर्मेशन लिखी होती कि इन करंट अकाउंट्स देयर इज ओवरड्राफ्ट ₹28, नीचे लिखा होता, ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा होता, अंदर नहीं। तो अंदर इसका मतलब नेट फिगर है, क्योंकि नीचे बता रहे हैं 28 का ओवरड्राफ्ट। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें ये करना पड़ता है कि ट्रायल बैलेंस में जो 492.12 लिखे वो नेट है ना, क्योंकि आपको करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखा हुआ है, डेबिट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है कि देयर इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इन सम ऑफ द अकाउंट्स इन करंट डिपॉजिट दैट इज 28। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें पहले 28 जोड़ के और 28 इधर लिखना पड़ेगा। इसका मतलब इधर बढ़ाना पड़ेगा, तो ये 512 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 28 को कहां लिखना पड़ेगा? एडवांसेस में। तो जब भी नेट किया हुआ हो तो ऐसा करना पड़ेगा। डिस्क्लोजर अलग अलग होता है, नेट बेस पे नहीं। बैलेंस शीट तो मैच हो जाएगी, बैलेंस शीट का क्या, बैलेंस शीट तो नेट बेस पे भी मैच हो जाएगी, लेकिन सही जगह लिखना है आपको। बिल्स पेबल कहां लिख देंगे आप? तो बिल्स पेबल हम लिख लेंगे अदर लायबिलिटीज में। बिल्स पेबल कहां लिख दोगे आप? अदर लायबिलिटीज में बिल्स पेबल। फिर बिल्स पेबल के बाद कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट क्या होते हैं? एडवांसेस होते हैं। ये क्या होते हैं? एडवांसेस। और वैसे भी ट्रायल बैलेंस में तो आपको समझ जाना डेबिट साइड में दी, तो डेबिट में तो असेट से रहेगी ना, तो हमेशा बैंक के लिए टर्म लोन, ये लोन देना, एडवांसेस, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, ये सब शेड्यूल 9 एडवांसेस में लिखो। कहां लिखोगे इसको? एडवांसेस। बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक, बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक, यानी क्लियर दिख रहा है, इन्होंने दूसरे बैंक से बोरोइंग की है, तो ये तो लायबिलिटी 110। बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक, बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक, और वैसे भी क्रेडिट साइड में। फिर कैश इन हैंड एंड कैश विथ आरबीआई, ये कहां आएगा? तो कैश इन हैंड एंड कैश विथ आरबीआई, तो ये कैश इन हैंड यहां आएगा आपका कितने का? कैश इन 160.15, और बैलेंस विथ आरबीआई, आरबीआई बैलेंस कितना है? आरबीआई बैलेंस 37.88 है। अब इसको अंदर लिखूंगा मैं। सर अंदर क्यों लिखेंगे? तो आप एग्जाम में भी पूरा क्वेश्चन पढ़ के करेंगे ना, यहां पे पढ़ के क्या करोगे? तो यहां पर आपने देखा होगा नीचे लास्ट में सीआरआर की बात बोली है, सीआरआर, और सीआरआर मतलब क्या होता है? बैलेंस विथ आरबीआई। तो ये चेक करना है हमको, अगर कम पड़ेगा तो इसमें और जमा करवाना पड़ेगा आरबीआई के पास, सीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने अंदर लिखा है। बैलेंस विथ अदर बैंक, अदर बैंक, बैलेंस विथ अदर बैंक, अदर बैंक के पास आपका कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? 155.87। फिर क्लियर लिखो मनी एट कॉल, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस जो होती है वो क्या होती है? वो भी इसी शेड्यूल में आती है। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, जो पैसा लिक्विड है, जल्दी आ सकता है, वो यहां पर आता है 210.12। गोल्ड, गोल्ड कहां लिखोगे? गोल्ड लिखोगे इन्वेस्टमेंट, गोल्ड, सिल्वर, बुलियन, बुलियन सिक्के वगैरह, ये सब इन्वेस्टमेंट में आएंगे। इसको लिखोगे 8th नंबर में, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है, 8th नंबर में लिखोगे इसको।
गवर्नमेंट सिक्योरिटी 8th नंबर में। ठीक, प्रेमाइसिस, प्रेमाइसिस फिक्स्ड एसेट्स, इसको कहा लिखोगे आप प्रेमाइसिस फिक्स्ड एसेट्स को, कितनी है 155.70। अब क्या मिटाऊं मैं इसमें से, ये वाला पार्ट आपने लिख लिया होगा, ये हटा देता हूं। ठीक है, ये डिपॉजिट वाला भी लिख लिया आपने, डिपॉजिट ने इसको रहने देते हैं डिपॉजिट को, ये अदर लायबिलिटी हटा देते हैं और ये बोरिंग्स हटा देते हैं, ये काम के लिए। तो मैं अभी आपको बोल रहा था कि हमें क्या क्या करना है। एक तो 8th नंबर वाला, 8th वाला कौन सा था, इन्वेस्टमेंट का था। इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आ गया, एक तो गोल्ड आ गया आपका, और एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, और किसी कंपनी के शेयर्स होते तो वो भी आते। तो गोल्ड कितना है 55.23 और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितनी है 110.17। प्रेमाइसिस, प्रेमाइसिस यानी फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स का शेड्यूल बनाते हैं। फिक्स्ड एसेट्स का कौन सा होता है, इसका 9th तो एडवांसेस का होता है, एडवांसेस। अब 9th एडवांसेस का होता है, चलिए 9th एडवांसेस का लिख लेता हूं पहले मैं। और 10th जो होता है वो फिक्स्ड एसेट्स का होता है, 10th नंबर फिक्स्ड एसेट्स का। थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा लेकिन आप कंसेप्चुअल बात समझे जरा, क्या समझाना चाहता हूं मैं। तो प्रेमाइसिस में 155.70 प्रेमाइसिस। अब प्रेमाइसिस 155.70 है और फर्नीचर कितना 70, फर्नीचर है आपका 70.12। टर्म लोन कितना 792.88, टर्म लोन कहां था एडवांसेस में, टर्म लोन जाता है यहाँ एडवांस 792.88। और प्रेमाइसिस इसी में एक और क्या आया था ऊपर, कैश क्रेडिट भी आया था ना, वो भी लिख देता हूं 812, ये कैश क्रेडिट आया था। और एक ऊपर करंट अकाउंट भी आया था, करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट था कितने का 28 का। 3 एडवांसेस आए थे, आप देखो डेबिट साइड में, एक करंट अकाउंट में आया था, एक कैश क्रेडिट आया था और उसके बाद सीधे टर्म। तो आपको करना ये है कि सारे शेड्यूल एक साथ बनाओगे आप, पूरी कॉपी में एक साथ सारे शेड्यूल पूरे 12 के 12 एनेक्स्चर एक साथ बनाओ। और सब जगह क्या करो, ट्रायल बैलेंस के आइटम 1 बाय 1 फिल इन द ब्लैंक्स, एक एक बार लिखना है। और अगर कोई एडजस्टमेंट आया है, कोई फिगर चेंज करो तो डबल इफेक्ट देना है। जैसे मैंने एसआर का फिगर चेंज किया तो डबल इफेक्ट दिया इसका, एक बार प्रॉफिट कम किया और एक बार यहां लिखा। ये तरीका रहेगा बड़े क्वेश्चन बैलेंस में। अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन है बिल फॉर कलेक्शन 1810। तो बिल फॉर कलेक्शन कहीं नहीं आते, सीधे मैंने अभी आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट में नीचे कंटिंजेंट लायबिलिटी के नीचे लिखा है बिल फॉर कलेक्शन, वहां जाके लिख लो 18.10। सब 1000 में चल रहे हैं इसलिए 18.10। एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट, क्लेम्स अगेंस्ट बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट्स। आप याद करो कंटिंजेंट लायबिलिटी शेड्यूल नंबर 12 में लिखो। ये 12 का पूरा फॉर्मेट मैंने पहले भी पढ़ा रखा है और अभी भी आप चाहो तो अपने स्टडी मटेरियल में देखना, उसमें लिखा था एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट कंटिंजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने किसी के बिहाफ पर एक्सेप्टेंस की, अगर वो नहीं देगा तो हमें देना पड़ेंगे, इसका मतलब वो नहीं देगा तो ना कंटिजेंसी आ गई ना एक्सेप्टेंसेस में। तो एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट ये भी 12th में। क्लेम अगेंस्ट बैंक, किसी ने हम पे क्लेम किया लेकिन हमने अभी एक्नॉलेज नहीं किया यानी एक्सेप्ट नहीं किया, पर करना पड़ सकता है अगर केस हार गए तो ये भी कंटिजेंट 55,000। डेप्रिशिएशन चार्जेस प्रेमाइसिस 110 और फर्नीचर 70। डेप्रिशिएशन कहां लिखते हैं? बहुत बार करे तो बहुत कॉमन एडजस्टमेंट डेप्रिशिएशन, एक बार पीएनएल में एक बार असेट्स में से माइनस करते हैं, याद करो। लेकिन जब पीएनएल बन चुका है, इस क्वेश्चन बनाना होता तो ये बात सही, एक बार वहां लिखते एक बार यहां से माइनस कर देता हूं, लेकिन बन चुका है इसका मतलब वहां एंट्री हो चुकी होगी। और ट्रायल बैलेंस में इसका मतलब यहां पर भी एंट्री हो चुकी होगी, यानी असेट्स में से माइनस भी हो चुका होगा ना। अलग से कोई डेप्रिशिएशन फंड दिख रहा है क्या? एक्यूमुलेट डेप्रिशिएशन दिख रहा है क्या? नहीं, इसका मतलब कहां गया होगा? तो डेफिनेटली पीएनएल में डेबिट हुआ होगा और यहां से माइनस हो चुका होगा। तो ये इंफॉर्मेशन सिर्फ डिस्क्लोजर पर्पस के लिए, इसका मतलब ये कि ये जो फिगर आपको दिया हुआ था ये डब्ल्यूडीवी था, यानी आपको इसकी कॉस्ट अलग होगी, डेप्रिशिएशन कुछ और। तो डेप्रिशिएशन कितना लिखा हुआ है इन्होंने प्रेमाइसिस पे 110 यानी 1.10 और फर्नीचर पे कितना लिखा 78, फर्नीचर पे डेप्रिशिएशन है 78। इसका मतलब इनका ग्रॉस फिगर क्या होगा? तो इसका ग्रॉस फिगर होगा 156.80
इसका ग्रॉस फिगर क्या होगा 70.90। ये डिस्क्लोजर के लिए दिया था ये, इसका कोई डबल इफेक्ट नहीं, क्योंकि पीएनएल बना हुआ था इसलिए। रीजन लिख लेना, बिकॉज पीएनएल इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, इट मींस डेप्रिसिएशन इज ऑलरेडी एडजस्टेड इन प्रॉफिट एज वेल एज इन असेट, सो इट इज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो क्लियर है। बिल फॉर कलेक्शन लिख दिया आपने, एक्सेप्टेंस और क्लेम इन दो को आपने कंटीजेंट लायबिलिटी में लिख दिया, डेप्रिसिएशन को यहां लिख दिया। 50% ऑफ टर्म लोन आर सिक्योर्ड बाय गवर्नमेंट गारंटी। अब आओ शेड्यूल नंबर 9 अपने नोट्स स्टडी मटेरियल में, स्टडी मटेरियल में 9th नंबर डिटेल शेड्यूल 9th नंबर वाला देखो, मैंने वहां समझा रखा है कि आपके शेड्यूल नंबर 9 में 3 चीजें तो ये आती है, डिमांड लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड एंड टर्म लोन, यानी सब तरह के लोन आते हैं। यही मेन है जो बैलेंस शीट में जाएगा, यही फिगर जाएगा बैलेंस शीट में, तो ये जाएगा बैलेंस शीट में फिगर। लेकिन इसके बाइफरकेशन करते हैं। ये टोटल कितना हो गया 792.88 प्लस 812.1 प्लस 28 1632.98, यही जाएगा बैलेंस शीट। लेकिन इसका एक और बाइफरकेशन बताया था मैंने यहां पर आपको सिक्योरिटी वाइज, कि इसमें से कितना सिक्योर्ड है। अगर कैश में इंफॉर्मेशन है तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, है इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। 50% ऑफ टर्म लोन आर सिक्योर्ड बाय गवर्नमेंट गारंटी। तो 3 पार्ट थे, याद करो यहां पर, सिक्योर्ड बाय टेंजिबल असेट, सिक्योर्ड बाय गारंटी और अनसिक्योर्ड, 3 पार्ट थे आपके। तो इस 1632 का ही हमें हिसाब करना है, इसी 1632 का। अब जितना बोले, इन्होंने बोला कि 50% गारंटीड है, तो 50% टर्म लोन ये रहा 792.88 का आधा, यानी 396.44 ये सिक्योर्ड बाय गवर्नमेंट गारंटी। 10% ऑफ कैश क्रेडिट इज अनसिक्योर्ड, कैश क्रेडिट का 10% यानी 81.21 ये अनसिक्योर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब बाकी सब क्या हो गया सिक्योर। तो टोटल मिला के 1632 जो है 1632.98 मेरा फिगर है, उसमें से मैंने 396 गवर्नमेंट वाले माने हैं और 81.21 इसके हैं। तो अब बचे 1155.33, ये क्या हो जाएंगे 1155.33, ये बैलेंसिंग फिगर सिक्योर बाय टेंजिबल, क्योंकि जनरली मैक्सिमम लोन सिक्योर्ड होते हैं बैंक के। तो डिस्क्लोजर है, इसके नीचे एक और डिस्क्लोजर लिखवाया था मैंने, मतलब वहां पढ़ाया था आपको प्रायोरिटी वाइज, कि इसमें से कितने लोन प्रायोरिटी सेक्टर में दिए, जैसे एग्रीकल्चर और एसएमई प्रायोरिटी सेक्टर कहलाता है, वो लोन कितने हैं, अदर बैंक्स के लोन कितने हैं। तो अगर होती इंफॉर्मेशन तो वो भी बताता मैं, बट मेन फिगर यही है 1632 जो बैलेंस शीट में जाएगा। फिर लिखा आल्सो कैलकुलेट कैश रिजर्व रिक्वायर्ड इन स्टेचुटरी लिक्विड रिजर्व। तो इस क्वेश्चन में ये भी सिखाता हूं, बहुत बड़ा क्वेश्चन, सब चीज आ गई, इससे बड़ा कुछ भी नहीं बनता। तो सीआरआर, और सीआरआर कितना है फिलहाल, तो सीआरआर है आपका 4% ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। आल्सो कैलकुलेट कैश रिजर्व रिक्वायर्ड इन स्टेचुटरी लिक्विड रेशियो। तो अब 2 चीजें स्पेसिफिकली क्वेश्चन में कही है, इसलिए हमें करना पड़ेगी। सीआरआर क्या होता है, सीआरआर होता है बैलेंस विथ आरबीआई। हर बैंक को अपने टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का कुछ परसेंटेज, जो अभी 4% चल रहा है, 4% ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज के वहां पर लिख लो शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट्स। ये जो बैंक के पास डिपॉजिट्स पड़े होते हैं सब तरह के, ये डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी तो है, जब चाहेगा कस्टमर आके और ले जाएगा पैसा। अभी देखा होगा आपने कि पीएनबी में जब नीरव मोदी भगा तो ऐसा लगा लोगों को कि हम पीएनबी डूब जाएगी, तो लोगों ने लाइन लगा दी उसी दिन बैंक। तो इस तरीके से कंडीशन हो सकती है। तो यहां पर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज कितनी है 517, 450, 520.12। एफडी को भी डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज ही माना जाता है। ठीक है, इसका 4% वी हैव टू मेंटेन विथ आरबीआई, ये बोला है चेक करने के लिए। आल्सो कैलकुलेट सीआर और आल्सो कैलकुलेट एसएलआर,
स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो यानी कंपनी को अपने पास लिक्विड असेट रखना स्टैट्यूटरी यानी वैधानिक रूप से जरूरी है, लिक्विड एसेट। और कितना, तो नीचे नोट में लिखा CRR 4% है और लिक्विड रिजर्व जो है वो 23% है। कितना करोगे एट प्रेजेंट अभी कितना है 23% ऑफ डिमांड एंड टाइम लाइन। चलिए चेक करते हैं। तो अब मैं सारे वर्किंग नोट मिटा दूं, इन सबकी कोई जरूरत नहीं है, ये सब हो गया आपके प्रेजेंटेशन के लिए। एडवांस से सी भी हटा देता हूं। अब हमारे पास 3 ही शेड्यूल दिख रहे हैं, यही मेन है, ध्यान में ये अच्छे समझ लो। ये क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में भी है, इसलिए बाकी सब शेड्यूल आप टोटल लगा के और वहां से चेक कर सकते हो, है ना। शायद स्टार्टिंग क्वेश्चन ही है तो सब चेक हो जाएगा। 5th नंबर यूनिट में होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली यूनिट में। अब मैं कह रहा हूं कि हमें कितना चाहिए, तो हमारा वर्किंग नोट कहता है नंबर 1 वर्किंग नोट CRR होता है 4% ऑफ टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज, दैट इज 1487.12 इन दिस बैंक। तो इसका 4% होना चाहिए आपका 59.48 CRR टू बी मेंटेन विथ RBI, ठीक है, मीन्स बैलेंस विथ RBI टू बी मेंटेन, इतना मेंटेन करना है। और है कितना अभी एट प्रेजेंट, तो प्रेजेंट बैलेंस कितना है 37.88, तो मुझे 21.60 और बुलाना पड़ेगा। 21.60 यहां पर और डिपॉजिट करना पड़ेगा, तब जाके ये 59.48 पर मेंटेन होगा। और CRR तो मैंडेटरी इसे करना ही पड़ेगा। अब कहां से लाके करें, जमा करवाना है तो यहां प्लस किया है। अब ये तो ट्रायल बैलेंस का आइटम नहीं है ना, ये तो ट्रायल से बाहर एडजस्टमेंट, तो डबल फेंक देना पड़ेगा। एक जगह मैंने माइनस किया तो एक जगह प्लस, एक जगह प्लस तो एक जगह माइनस करना ही पड़ेगा। तो यहां मैंने प्लस किया तो कहीं इससे डिपॉजिट करूं या तो कैश इन हैंड में से डिपॉजिट करूं, पड़ा हुआ मेरे पास पैसा, उसमें से RBI में डिपॉजिट करवा दें। लेकिन आप अपनी लिक्विडिटी क्यों बिगाड़ते हैं, कैश इन हैंड आपको रोज ट्रांजेक्शन करना पड़ता है। आपके पास दूसरे बैंक में पड़ा हुआ है तो दूसरे बैंक में क्यों रख रखा भाई, दूसरे बैंक में रखने से अच्छा RBI में शिफ्ट कर दो ना। तो आप अपना कैश डिस्टर्ब ना करें, यहां से ट्रांसफर टू RBI 21.60। तो अब यहां कितना बचेगा 72431। ये नहीं होता तो बराबर कैश में से करते वैसे ही। तो RBI में मेंटेन करना है, एक बात तो ये हो गई आपकी। तो ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी पूरी, ट्रांसफर फ्रॉम अदर बैंक टू RBI। दूसरा सेकंड वर्किंग नोट, सेकंड वर्किंग नोट क्या बोलता है आपको, SLR 23% ऑफ टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज इन इंडिया। तो SLR 1487.12 का 23% मेंटेन करना है, 23%। इसका 23% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 342.03। ये SLR टू बी मेंटेन इतना है। अब है कितना देखते हैं, तो है कितना आपका एग्जिस्टिंग लिक्विड असेट्स। बैंक को अपने पास इतनी लिक्विड एसेट रखना है कि कभी भी इमीडिएट कैश की जरूरत पड़े तो तुरंत आप दे सकें। लिक्विड बैंक अपना पूरा पैसा लोन देने में, फाइनेंस में बर्बाद नहीं कर सकते। मान लो सारा पैसा लोन बांट, जब लोन तो आएंगे 20-20 साल में, तो अभी क्या करेगी। इसलिए बैंक के ऊपर एक SLR की रिक्वायरमेंट है। तो बैंक के पास कैश इन हैंड है 160.15, ये लिक्विड है। बैंक के पास बैलेंस विद RBI, क्या ये लिक्विड है, क्या बैंक इसमें से विड्रॉ कर सकती है, नहीं, ये लिक्विड नहीं है क्योंकि ये तो ब्लॉक है।
हाँ ज्यादा होता, 4% से ज्यादा डिपॉजिट होता तो उतना हम विड्रॉ कर सकते, उतना आप लिक्विड एसेट में ले लो, बट यहां तो एग्जैक्ट 4% के बराबर है। ये लिक्विड है, यस बैंक वालों से वापस मंगवा सकते हैं। ये बैलेंस विद अदर बैंक, ये स्टडी मटेरियल में यहां पे इन्होंने पूरा फिगर ले लिया, वो गलत लिया हूं, ये देख लेना 134.27 आएगा। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये भी लिक्विड है क्योंकि शॉर्ट नोटिस पैसा रहता है ना तो तुरंत आ जाएगा, ये लिक्विड में कहलाता है। तो इन दोनों की ये सब चीजें लिक्विड में आती है। इन्वेस्टमेंट में गोल्ड, सिल्वर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिक्विड मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये पैसा तुरंत गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कोई रिस्क नहीं, तुरंत बेच दो आप, गोल्ड तुरंत बिकता है, सिल्वर तुरंत बिकता है। तो इन्वेस्टमेंट किसी में शेयर्स हो, मार्केटेबल शेयर होना चाहिए, तुरंत बिक जाएंगे, आज शेयर मार्केट में लगाओ आज बिक जाएंगे। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनीज है तो वो एकदम नहीं बिकेगा, क्योंकि आप सब्सिडरी कंपनी थोड़ी बेचने जा रहे। तो अदर इन्वेस्टमेंट जो आउटसाइड इन्वेस्टमेंट होते हैं वो इजीली सेलेबल होते हैं, इसलिए वो भी लिक्विड माने जाते हैं। तो गोल्ड 55.23 एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का पैसा जो इन्वेस्टमेंट में है ये भी लिक्विड माना जाता है। इतनी लिक्विड एसेट है, हमेशा इतना लिखना है आपको। कितनी हो गई? 116.15, 134.27, 210.12, 55.23 एंड 110.17। मीन्स ये हो गया 669.94, 669.94 एट प्रेजेंट। और आपको रिक्वायर्ड कितना है सर? आपको रिक्वायर्ड सिर्फ 342 है। रिक्वायरमेंट कितने की? 342.03 की, 342.03। इसका मतलब कि एक्सेस लिक्विडिटी रेशो। तो आपको सिर्फ इसका कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना, कम होता तो भी, ज्यादा है तो भी, कोई कहीं कुछ नहीं करना। ये तो आपको शो करना है कि कंपनी मेंटेन एक्सेस लिक्विडिटी ऑफ 327.91, एक्सेस लिक्विडिटी, बस नोट डालना, कुछ नहीं करना। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, सब कुछ आ गया। और इसमें एक बात और पूछी थी, स्पेसिफाई एटलीस्ट 4 इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो वो आप स्टडी मटेरियल में से देख लेना। ठीक, 7th होमवर्क, 8th होमवर्क हो गया, बाकी सारे क्वेश्चन अपने कंप्लीट है। अब लास्ट एक पार्ट बचता है और वो है पेज नंबर 1.14 पर कार कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के 2 क्वेश्चन। इसके अलावा हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट है। तो आप जितने भी पीएनएल और बैलेंस शीट क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में दिए हैं, इलस्ट्रेशन में, एक्सरसाइज में, वो सब कर सकते हैं। हालांकि मैक्सिमम कॉमन मिलेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन सारी बुक्स में यही सब मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच।